हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं, जिसमें हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी को, जीव विज्ञान को देखने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कौन सा बुक है फ्रेंड। तो ये एग्ज़ाम जीएस पॉइंटर का बुक है, जो ये आइस क्यूब पब्लिकेशन का आता है। ठीक है फ्रेंड, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे देख लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, और भी अदर एग्जाम्स है जैसे सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है। और जहाँ जहाँ ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो इसमें इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, और ये पॉइंट वाइज में है, पॉइंटर है मतलब ये पॉइंट वाइज फॉर्म में है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसका विषय सूची देख लेते हैं। तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं कि क्या है। तो फ्रेंड मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट और फोटोज़ लगाने की कोशिश की है, जिससे आप लोग को ईजिली ये समझ में आ जाए और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई कन्फ्यूजन इसके बाद भी आप लोग के दिमाग में बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोई और वीडियो बना के उसे क्लियर कर दूँगी। ठीक है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी को देख लेते हैं, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान पहले है क्या? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान वह शाखा, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, मतलब जिसके अंदर हम सजीव जो जिंदा हैं उन अर्थात जीवधारियों जैसे जो जिंदा हैं उनकी क्या क्या पढ़ते हैं, उनकी संरचना को पढ़ते हैं, उनका विकास डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, उनका उद्भव कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ उसको पढ़ते हैं, फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन का विस्तृत मतलब पूरा उसका होलिस्टिक अध्ययन करते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं कि सबसे पहले फिर आएगा कि जो ये बायोलॉजी के फादर हैं वो कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग इनको बोलते हैं अरस्तु को, अरिस्टोटल। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में। और जंतु विज्ञान का जो जनक हैं उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी प्लस फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहते हैं। ठीक है, जूलॉजी का फादर कौन है? अरिस्टोटल। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे बॉटनी का फादर दूसरे हैं। ठीक है, बॉटनी के फादर का नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, यहाँ ध्यान देंगे, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इन्होंने, अभी हम यहाँ पे अरस्तु को देख लेते हैं कि इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक एक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक एक पुस्तक लिखी थी। अब देखते हैं वर्ष 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने किया, जो लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और ट्रेविरेनस ने किया जो जर्मनी के थे। ठीक है, तो ये दोनों का नाम आ सकता है कि बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम? तो लेमार्क ने किया और ट्रेविरेनस ने किया। नेक्स्ट है कि फादर ऑफ बॉटनी हम किसे कहते हैं? बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान के बारे में सबसे पहले कौन बताया? तो थियोफ्रेस्टस थे, उन्होंने बताया, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटारम नाम का एक पुस्तक लिखी। हिस्टोरिया प्लांटारम मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कुछ शाखाएं होती हैं जीव विज्ञान के। जैसे जीव विज्ञान तो एक सब्जेक्ट हुआ, उसके अंदर भी सब सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका देख लेते हैं कि कौन जनक हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, उसके जनक कौन है? लीवेनहॉक। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? लुईस पास्चर। ठीक है, इम्यूनोलॉजी का कौन है? एडवर्ड एंथोनी जेनर। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड एंथोनी जेनर। कोशिका विज्ञान जिसको साइटोलॉजी कहते हैं, उनके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे, साइटोलॉजी। म्यूटेशन उत्परिवर्तन का जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है कि माइकोलॉजी जो कवक विज्ञान है, इसका कौन है? तो एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है? शिफ्टन हेल्स। मॉडर्न बॉटनी के जनक क्या हैं? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो कैरोलस लीनियस। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो ये भी कैरोलस लीनियस है। जेनेटिक्स अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल थ्योरी भी होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आधुनिक अनुवांशिक के जनक कौन है? तो यही है ग्रेगर जॉन मेंडल।
ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इंडियन पैलियोबोटनी का जनक कौन है, ठीक है, भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का, तो बिरबल साहनी है। फाइकोलॉजी का कौन है, शैवाल विज्ञान का, तो F.E. फिच है, F.E. फ्रिच। नेक्स्ट है कि इंडियन फाइकोलॉजी का कौन है, तो M.O.P. अयंगर। नेक्स्ट है इंडियन इकोलॉजी का कौन है, तो रामदेव मिश्रा, ठीक है। फार्मास्यूटिकल साइंस औषधि विज्ञान के कौन है, हिप्पोक्रेटस। फ्रेंड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि जीवाश्म विज्ञान का कौन है, तो लियोनार्डो डा विंची, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीवाश्मी का कौन है, तो लियोनार्डो डा विंची। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था, तो इनका नाम था R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। ये कब दिए थे, 1969 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। अब ये 5 जो है वर्गीकरण, तो ये कौन कौन सा है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, इसका मैंने ऐड किया है। तो ये कौन है, किंगडम में तो पहले एनिमल्स आते हैं, फिर प्लांट्स, फिर फंगी, फिर बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, ठीक है। प्लांट्स में कौन आएगा, जो भी फूल पौधा पेड़ पौधा है। एनिमल्स में कौन आएगा, जो जितने भी जानवर है वो सब इसमें आएंगे। फंगी में कौन आएंगे, जितने भी छोटे छोटे कवक वक हैं ये सब इनमें इसी में आ जाएंगे। बैक्टीरिया में देख लीजिए, और प्रोटिस्टा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये जो वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले एक होता है, मतलब ये 5 तरह का होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमलिया, ये सेम थिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने बताया, तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले मोनेरा का सेल टाइप कैसा होता है, तो ये यूनिसेलुलर होता है और प्रोकार्योटिक होता है। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है लेकिन ईओकार्योटिक होता है, ध्यान रखेंगे। फंगी मल्टी सेलुलर होता है और नॉन ग्रीन ईओकार्योटिक होता है। प्लांटे क्या होता है, मल्टी सेलुलर और ईओकार्योटिक, और एनिमलिया भी मल्टी सेलुलर ईओकार्योटिक। मल्टी सेलुलर मतलब कि वो बहुत सारे सेल्स से मिलके बना है, और ये यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड एनिमल्स, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, तो याद रखेंगे मोनेरा में एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंगी में प्रेजेंट होता है, प्लांटे में प्रेजेंट होता है, और एनिमलिया में प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनिज्म कैसा है इन लोग का, तो ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म है मोनेरा। फिर ये भी सेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर, देखिए मल्टी सेलुलर, और ये टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल है, इसमें टिश्यू और ऑर्गन दोनों मिलेंगे, और एनिमल में भी दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो मोनेरा ऑटोट्रॉप है या हेट्रोट्रॉपिक है, खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है कि प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक है और हेट्रोट्रॉपिक है, दोनों है कि खुद से भी खाना बनाते हैं और दूसरों पर डिपेंड भी रहते हैं। सेप्रोफाइटिक है, ठीक है। फंगी जो है सेप्रोफाइटिक है, सड़े गले चीज़ पे रहता है। और प्लांटे क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, ये खुद से खाना बनाते हैं प्लांट्स लोग। और एनिमल्स क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब दूसरों पे ही डिपेंड रहते हैं बस। एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं मोनेरा का, तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे हैं। प्रोटिस्टा का स्पायरोगायरा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फंगी का देख लेते हैं, तो राइजोपस हैं। प्लांट्स में जितने भी सर्ब्स, हर्ब्स, ट्री जितने भी आते हैं सब हैं। एनिमल्स में जितने एनिमल्स हैं, फिग, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, बर्ड, ह्यूमन्स सब हैं इसमें, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको एक बार, और इसको आप खुद से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और इससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका नहीं छूटे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं कि द्विनाम पद्धति जो है, द्विनाम पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो क्या पूछ रहा है कि द्विनाम पद्धति का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम था कैरोलस लिनियस, और ये कहाँ के थे, स्वीडन के थे। अब आपको द्विनाम पद्धति में बता दे रही हूँ क्या होता है। जैसे कि एक कॉमन नेम होता है, जैसे मान लीजिए ये टाइगर है, इसका कॉमन नेम क्या है, टाइगर, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये 2 में डिवाइड होता है, एक जीनियस होता है, एक स्पीसीज होता है। तो जैसे टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस, तो इसका एक जीनियस है, पहले जीनियस को हम लोग लिखते हैं और स्पीसीज को लिखते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा जीनियस हमेशा वो बड़े लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, और स्पीसीज जो होता है ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ये इसको साइंटिफिक नेम। तो इसी को कहते हैं द्विनाम पर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 है बाइनोमियल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड कि नेक्स्ट है ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंट कि
उत्सर्जन के लिए शुंड ग्रंथि या प्रोबोसिस ग्लैंड किस संघ या फाइलम के जीवों में उपस्थित होता है। तो उत्सर्जन मतलब एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, उससे कोई भी चीज़ जिसे एक्सक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो कौन से, ये शुंड ग्रंथि किस में पाया जाता है, कौन से फाइलम के जीवों में पाया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब आपको दिखा रही हूँ मैं कि हेमिकॉर्डेटा किस टाइप का होता है। जैसे यह है बोनालोगस, एक समुद्री कीड़ा है, इसको देखिए आप लोग, बोनालोगस यहाँ पे लिखा हुआ है, बोनालोगस। ये समुद्र में रहता है, छोटा सा कीड़ा है, और जो इसका ये पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं शुंड ग्रंथि, शुंड ग्रंथि या प्रोबोसिस, ठीक है। ये ऊपर वाला पॉइंट है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ प्रोबोसिस, ठीक है। और इसका और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, सिर्फ यही नहीं है, और भी हैं, देख लीजिए आप। तो ये क्या होता है कि इसका जो एक्सक्रेटरी ग्रंथि होता है, जो शुंड ग्रंथि होता है, इससे एक्सक्रेशन उत्सर्जन होता है। तो ये किस में पाया जाता है, हेमिकॉर्डेटा में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। अगर आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, मैं समझ जाऊँगी कि हाँ आप लोग को फ़ायदा हो रहा है इससे। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर किन धागे नुमा संरचनाओं से बना होता है। तो ये जो होता है मल्टी सेलुलर फंगी जो होते हैं, बहुकोशिकीय कवकों का इंग्लिश है मल्टी सेलुलर फंगी, ये एक धागे नुमा संरचना से बना होता है, धागा धागा टाइप का रहेगा। और इसका क्या होता है, इसका धागे नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, हाइफे, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे नॉर्मली भी कि जैसे टमाटर होता है, सड़ने लगता है तो उसके ऊपर ऐसे वाइट कलर का हो जाता है। देखिए वाइट कलर का इसमें हो चुका है। तो ये क्या है, ये धागे नुमा संरचना है। ये फिर सड़ा देगा, टमाटर को गला देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये क्या है, ये एक तरह का फंगी है, फंगस है। तो इसी को बोलते हैं धागे नुमा संरचना। कोई जो धागा टाइप का निकला हुआ, इसको कहेंगे हाइफे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो मतलब आपको ये फ़ोटोज़ देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसीलिए मैं फ़ोटो लगाई कि जिन्हें नहीं समझ में आता है ये सब वर्ड्स, तो उनको फ़ोटो से उनको होगा कि हाँ ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कि घोंघा, स्नेल्स का संबंध किस संघ से है। अच्छा, ये संघ पूछ रहा है कि किस संघ से है, किस फाइलम से है। तो घोंघा जो होता है वो मोलस्का में आता है, मोलस्का। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि मोलस्का संघ से घोंघा रिलेट करता है। अब देख लेते हैं मोलस्का से और भी है, जैसे देखिए ये घोंघा हुआ, स्नेल हुआ, ऑक्टोपस भी मोलस्का में आता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। लिमैक्स भी इसी में आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सबको, एक बार आप देख लीजिए कि अगर मोलस्का से आएगा तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो आप मार लीजिएगा कि हाँ ये मोलस्का संघ से है, मोलस्का फाइलम से है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं कि सरीसृप या रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलते हैं, ठीक है, जैसे सांप रेंग के चलता है। तो सरीसृप या और उभयचर मतलब जो पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। जैसे क्या हुआ, टर्टल हुआ, कछुआ हुआ, फ्रॉग हुआ, ये क्या होता है, पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। तो पूछ रहा है के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान को क्या कहते हैं। जैसे जो सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन करता होगा, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन का अध्ययन करता होगा, उसको क्या बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्पेटोलॉजी कहते हैं, हर्पेटोलॉजी। लग नहीं रहा है सर्पेंटोलॉजी, तो हर्पेंट सांप टाइप का नहीं फील हो रहा, तो इसको याद करने का तरीका है कि हर्पेटोलॉजी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एम्फीबियंस और सरीसृप कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सांप है, ये भी रेंग के चलता है। छिपकली रेंग के चलती है। क्रोकोडाइल भी रेंगता है। ये फ्रॉग भी एक तरह से रेंगता ही है, क्योंकि बहुत दूर तक जंप नहीं करता, थोड़े दूर पे है। ये क्या है, ये एम्फीबियन है, एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है। ये भी एम्फीबियन है, पानी में भी रह लेगा और बाहर भी चलेगा। देखिए क्रोकोडाइल है, ये भी आपका क्या है, ये सरीसृप है, रेप्टाइल्स है, ठीक है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। आगे चलते हैं, इसके स्टडी को क्या कहते हैं। कोई रेप्टाइल्स या एम्फीबियन के स्टडी कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो हर्पेटोलॉजी कर रहा है। नेक्स्ट है कि अष्टबाहु ऑक्टोपस का संघ का उदाहरण क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ कि ऑक्टोपस किस संघ में आता है, तो मोलस्का में आता है। नेक्स्ट है कि कीटो, जैसे पेस्ट का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। जो भी कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसा कैसा कीड़ा का ये लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए जितने भी कीड़ा हैं, मतलब देखिए ये बी है, ग्रास ऑफर है, तितली है, जो भी है, ये सब देखिए छोटा कीड़ा है, मतलब बहुत सारे कीड़ा का। तो ये लोग अध्ययन करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, एंटोमोलॉजी है।
नेक्स्ट है कि पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम के उभयचर। प्लांट किंगडम में भी उभयचर होते हैं, जो पानी में भी रहेंगे बाहर में भी रहेंगे। तो इनका जो होता है किसको कहा जाता है प्लांट किंगडम का उभयचर, तो कहेंगे ब्रायोफाइटा को। ठीक है, मैं आपको ब्रायोफाइटा का पिक्चर दिखाती हूँ। ये है ब्रायोफाइटास। ये सब जो है पानी के अंदर भी ग्रीन ग्रीन अपना काई टाइप का बना के रहेंगे, और कभी कभी देखना कि बाहर पानी के बाहर भी रह रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ब्रायोफाइटा होता क्या है, कि ये ग्रुप इनफॉर्मल ग्रुप नेम ऑफ फॉर मोसेस। क्या होता है कि काई वाई देखे होंगे आप लोग बरसात के टाइम पे, ये इनफॉर्मल कहीं कहीं लगे रहेंगे, ऐसे नहीं कि फॉर्मली ग्रुप रहेंगे। और ये क्या होते हैं, नॉन वॉस्कुलर प्लांट होते हैं। ठीक है, नॉन वॉस्कुलर प्लांट मतलब कि जो इसमें जाइलम फ्लोएम ये सब कुछ नहीं होता है, और इस विच मीन्स दे हैव नो रूट्स एंड वॉस्कुलर ट्यूब। ठीक है, बट इंस्टेड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम एयर थ्रू सरफेस। वो अपने सरफेस से, अपने लीफ से ही एयर और वाटर को ले लेते हैं। उसके पास रूट्स नहीं है वाटर ऑब्जर्व करके लीव्स तक पहुंचाने के लिए, डायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा। ये क्या है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं। अभी अगर हम एनिमल्स किंगडम में एम्फीबियंस को देखें तो क्या होता है कि एम्फीबियंस जो होते हैं वो स्मॉल वर्टिब्रेट्स होते हैं, डेट नीड वाटर एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, जिनको पानी में रहना है और थोड़ा ह्यूमिड टाइप का एरिया में रहना है टू सर्वाइव। द स्पीसीज इन दिस ग्रुप इंक्लूड कौन कौन सा, फ्रॉग है, टोड है, सेलमेंडर्स हैं और न्वेट्स हैं। तो देखते होंगे कि फ्रॉग जो होता है मतलब मेढक, ये क्या करता है, पानी में भी रहेगा और बाहर भी आके कूद के निकल जाएगा। और ये लोग जो होते हैं, ये लोग का स्पेशल स्किन ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। और ये क्या करते हैं, ब्रेथ भी करते हैं और एब्जॉर्ब वाटर करते हैं स्किन के थ्रू। इन लोग का स्पेशल कुछ ऑर्गन्स नहीं होता है, स्किन के थ्रू ही ब्रेथ करेंगे, पानी को भी एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट्स दे के बता रही हूँ कि आपको कोई सा भी कन्फ्यूजन ना रहे। जीवाणु नील हरित, देखिए जीवाणु है, नील हरित शैवाल है और साइनोबैक्टीरिया है तथा माइकोप्लाज्म किस जगत के जीव हैं, तो ये किस जगत के हैं, ये मोनेरा है। मोनेरा और मोलस्का अलग होता है, ध्यान रखेंगे, ये मोनेरा जगत के हैं। ठीक है, किस जगत के हैं, मोनेरा जगत के हैं। देखिए इस टाइप का दिखेगा ये लोग, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, माइकोप्लाज्म इस तरह का है, साइनोबैक्टीरिया ये है। नेक्स्ट है कि देख लेते हैं ग्रीन हरित शैवाल, यही काई वाई टाइप का, देखिए इस तरह का ग्रीन हरित शैवाल रहेगा। नेक्स्ट है कि मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीव सामान्यतः क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मोनेरा इज डिफाइंड एज टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन यूज्ड प्रीवियसली टू डिस्क्राइब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स। तो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं मोनेरा, विच आर नाउ रेफर एज बैक्टीरिया, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं बैक्टीरिया हैं ये। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर बीइंग दैट लेक, इन लोग में क्या होता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, सबसे पहले ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, और इन लोग में एंड देयर डीएनए इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। डीएनए कहाँ पाया जाएगा, इन लोग का साइटोप्लाज्म में, ठीक है, पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म मतलब सेल का जो फ्लूइड्स होते हैं उसी में पाया जाएगा। इसके लिए स्पेशल कुछ जीन रखने के लिए कुछ ऐसे बना नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं कि वह वंश जीनस जिससे मनुष्य संबंध है, तो किससे है, होमो। होमो जीनस आपको बताया था ना कि होमो सेपियंस, होमो जीनस होता है होमो सेपियंस। आपको इसके आगे भी दिखा देती हूँ मैं, इससे और रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पढ़ पाएँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ 1 मिनट में। देखिए ये होमो सेपियंस है, जितने भी इंसान हैं वो लोग क्या है, होमो सेपियंस है। तो उनका स्पीसीज क्या है, होमो सेपियन, जीनस क्या है, होमो, फैमिली क्या है, होमोनॉइड, ऑर्डर क्या है, प्रीमेट्स, क्लास क्या है, मेमेलिया, मैमल्स हैं, फाइलम क्या है, कोर्डाटा के अंदर आते हैं, किंगडम क्या है, एनिमल है के, और डोमेन क्या है, यूक्रेया मतलब यूकैरियोटिक है, मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, दोबारा आप पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण के विभिन्न स्तर पर देखते हैं हम लोग क्या क्या है वर्गीकरण के विभिन्न स्तर पर। सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम संघ, वर्ग मतलब क्लास, गण ऑर्डर, कुल मतलब फैमिली, जीनस मतलब स्पीसीज, और जीनस मतलब वंश, और जाति मतलब स्पीसीज। यहाँ पे मैंने बताया, आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट है कि
अच्छा, ये जो केंचुआ होता है अर्थवर्म, ये किस प्रजाति से बिलोंग करता है, किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ये एनेलिडिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। आपको एनेलिडिया प्रजाति का और भी हम दिखा देते हैं कि कौन कौन से हैं। देखिए ये अर्थवर्म हुआ, याद रखेंगे, केंचुआ है ये। और देखिए इस टाइप के भी जो जानवर है, ये लोग किस में आता है? एनेलिडिया में आता है। छोटा है, रेंगने वाला है, ठीक है, एनेलिडिया में आ रहा है। अब देखिए ये पूछ रहा है कि झींगा, जिसको प्रॉन्स बोलते हैं, किस प्रजाति के अंदर आता है? तो ये ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा, ठीक है, याद रखेंगे क्या है? ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडास के अंदर और कौन कौन सा आता है? देखिए यहाँ पे मकड़ी उकड़ी जितना भी होगा ना, ये सब ऑर्थोपोडा के अंदर आएगा। देखिए यहाँ पे मकड़ी है, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे ज़्यादा ये जूम नहीं हो रहा है। ये मकड़ी है, बिच्छू है, स्पाइडर्स मतलब माइट्स मतलब खटमल, ये सब किसके अंदर आ रहा है? आर्थ्रोपोडा के अंदर आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे झींगा है, ये सब किसके अंदर आ रहा है? ऑर्थोपोडा। कनखजुरा है। और आपको जो जानवर आपको लग रहा है कि आपको पता है, आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों एवं पोखरों में मछली पालन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो मछली पालन के लिए एक प्रयुक्त शब्द होता है पीसी कल्चर। इसको इंग्लिश में भी पीसी कल्चर कहते हैं और हिंदी में भी पीसी। पीसी मतलब मछली का कल्चर करवाना, तो इसको कहते हैं पीसी कल्चर। नेक्स्ट है अमीबा, जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो अमीबा प्रोटोजोआ के अंदर आता है। ऐसे अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता, ऐसे होता है, और एक यहाँ वोक्यूल्स होता है, ठीक है। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंदर आती है? अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर ऑर्थोपोडा के अंदर आती है, ऑर्थोपोडा के अंदर, ध्यान रखेंगे इसको, ये क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि स्पॉन्ज जानवर जो होता है वो किसके अंदर आता है? स्पॉन्ज जानवर होता है जो पानी वानी के अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है। ये पोरीफेरा के अंदर आता है, ठीक है। दिखा देती हूँ मैं आपको, इस टाइप का होगा, रंग बिरंगा टाइप का, ऑरेंज, पिंक, देख रहे हो, ये स्पॉन्ज इस तरह का होगा, ऑरेंज कलर का होगा। तो ये किसके अंदर आता है? पोरीफेरा के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड कि रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी या वर्टिब्रेट्स कौन सी प्रजाति के अंदर आता है? तो ये कोर्डेटा, ह्यूमंस भी कोर्डेटा के अंदर आता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये किसके प्रजाति के अंदर आता है? कोर्डेटा के अंदर। देखिए यहाँ पे बंदर है, तो ये भी कोर्डेटा। ये वेल है, इसके भी रीढ़ की हड्डी होती है कोर्डेटा के अंदर। ये क्या है? डायनासोरस, इसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। पंछियों में भी होती है रीढ़ की हड्डी, और भी जो स्क्वायरल है इसमें भी होती है, फ्रॉग है उसमें। ये लोग किसके अंदर आता है? कौन से ये में आता है? तो ये लोग आते हैं, बताइए आप लोग, कोर्डेटा के अंदर आते हैं, प्रजाति के अंदर, ठीक है। कौन सा स्तनधारी जीव है जो अंडे देता है किंतु प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है? वो कुछ दिन के लिए अंडों में रहते हैं बच्चे, मतलब लगभग 10 दिन के लिए, उसमें हम मैच्योर होकर फिर वो निकल जाते हैं। तो ये जो स्तनधारी जीव है ये अंडे देता है, याद रखेंगे। स्तनधारी मतलब मैमल है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है, ठीक है। तो ये कौन है? तो एकिडना है, एकिडना, ठीक है, याद रखेंगे। स्तनधारी है, मैमल है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। और ये एकिडना है, ये आपको एकिडना का फोटो दिख रहा है, देखिए कितना खूबसूरत सा जानवर है एकिडना। अब हम इसके एकिडना के बारे में कुछ और भी निकाल के लगाए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट कि द एकिडना इज़ दी वनली, इसको ध्यान रखेंगे, सिर्फ इकलौता ऐसा बंदा है जो मैमल है और अंडा दे रहा है। तो वनली अदर लिविंग एग्स लेइंग एन स्पीसीज है, मैमल है, ठीक है, एग लेइंग करता है। ऑलमोस्ट अ मंथ आफ्टर मेटिंग फीमेल डिपोजिट अ सिंगल सॉफ्ट सेल लेदरी एग इनटू हर पाउच। ये क्या करती है कि जो फीमेल होती है ये सॉफ्ट सेल वाला अंडा को अपने पाउच में रखती है। उसका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? बहुत जल्दी हो जाता है। आफ्टर ओनली 10 days द बेबी ऑफ एकिडना हैच, फूट जाता है अंडा, एकिडना का बेबी निकल जाता है। द बेबी एकिडना इज कॉल्ड पगल्स कहते हैं, क्या कहते हैं? पगल्स। जो छोटा छोटा एकिडना होता है, बेबी एकिडना, उसको पगल्स कहते हैं। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको एकिडना कहेंगे। धानी प्राणी वर्ग मतलब मार्सुपियल क्लास के जीव की मुख्य विशेषता क्या है? तो मार्सुपियल क्या होता है? जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कंगारू होते हैं, वो अपना बच्चा को पेट में रखते हैं कुछ दिन तक, जब तक वो बड़ा ना हो जाए। और उसके पेट में होता है एक पाउच तरह का पाउच होता है जिसके अंदर उसके बच्चे आराम से जाकर रहते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ वो बच्चों को पेट के पास बनी धानी या कॉलिन्स में रखते हैं। उदाहरण है कंगारू, ठीक है। आप इसका फ़ोटो जाके देखेंगे नेट गूगल करके, क्योंकि इसका फ़ोटो शायद मैंने नहीं लगाया है,
ये कंगारू तो आदमी नॉर्मल भी जानता है क्या होता है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। आप जाके देखेंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो। डुगोंग या समुद्री काऊ, ठीक है, सी काऊ। डुगोंग या समुद्री काऊ ये दोनों एक ही हैं। ये मन्नार की खाड़ी जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। तो जो ये सी काऊ है, इसका मुंह काऊ जैसा होता है, इसीलिए इसको सी काऊ कहते हैं। इसका नाम डुगोंग भी है। और ये कौन से, ये किसके अंदर आता है? वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। ध्यान रखेंगे, इसका क्वेश्चन पूछा गया कि किस कैटेगरी के अंदर आता है, वल्नरेबल है ये। और देखिए इसका मुँह मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए थोड़ा थोड़ा काऊ जैसा है ना, ऐसे करके काऊ जैसा आँख है, वैसे काऊ जैसा। तो इसको क्या बोलते हैं? सी काऊ। अब बताइएगा आप लोग कि सी लायन किसको बोलते हैं? सी लायन कैसा दिखता है, ठीक है। और इसके बारे में जाकर पढ़ भी लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के जानवरों में जबड़े नहीं होते हैं? तो मिक्साइन नाम का कुछ प्रकार का जानवर होता है, इसके अंदर जबड़े नहीं होते, मुंह होता है लेकिन जबड़ा नहीं होता है। इसका कॉमन नेम है हैगफिश। हैगफिश देखेंगे आप लोग तो इसके अंदर जबड़ा नहीं होता, मुंह होता है। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे फोटोज़ में, देखिए ये इसका मुंह है लेकिन इसका जबड़ा नहीं है, इसी को बोलते हैं हम लोग हैगफिश। इसको साइंटिफिक नेम क्या है बताएंगे तो मिक्साइन, और कॉमन नेम क्या है? हैगफिश। नेक्स्ट है कि किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों में जुड़े पैर होते हैं? मतलब जैसे संयुक्त खंड मतलब जोड़ा होगा, जैसे 8 होगा या 6 होगा तो ये ऑर्थोपोडा में होता है। देखिए मकड़ियों का भी जोड़ा वाला पैर होता है। स्पाइडर में जाले प्रोटीन से निर्मित प्राकृतिक फाइबर बने होते हैं। अच्छा, जो मकड़ियाँ जो जाला लगाती हैं ये क्या है? उनका प्रोटीन है, मतलब एक तरह का ये प्रोटीन है, ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं सालमन किस प्रजाति का जीव है? तो ये सालमन एक मछली होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नॉर्मली है, इस तरह की मछली होती है, इसको पका के सब खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जेलीफिश किस संघ मतलब फाइलम का जीव है? जेलीफिश, देखिए यहाँ पे जेलीफिश का फोटो है, इस तरह का जेलीफिश होता है। तो ये निडेरिया है, निडेरिया प्रजाति मतलब फाइलम का जीव है, निडेरिया, जेलीफिश निडेरिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एडमसिया समुद्री एनीमोन और पेनेट्यूला जो समुद्री पिच्छक है, ये आदि जीव सिलेंट्रेटा संघ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और सिलेंट्रेटा संघ निडेरिया, यही निडेरिया संघ को कहा जाता है, संघ भी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसको एक बार आप और पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि किस जलीय जानवर के पीछे चलने वाले टेंटिकल्स लगे होते हैं? तो देखिए इसके पीछे चलने वाले टेंटिकल्स हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पीछे चलने वाले टेंटिकल्स हैं। तो ये कौन है? जेलीफिश के पीछे चलने वाले टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ध्यान रखेंगे ये टेंटिकल्स। नेक्स्ट है कि मछलियों के शरीर के कौन से भाग उन्हें, अच्छा देखिए फिर से मैं पढ़ती हूँ, मछलियों के शरीर के कौन से भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? तो पंख और पूंछ, पंख जो इसका फिन्स होते हैं ऐसे करके मछलियों का। सबसे पहले तो इसको हटाइए, कोई कीड़ा आ गया यहाँ पे बीच में, इसको भी जीव विज्ञान में ही पढ़ाया जाता है, जो कीड़ा है। ऐसे मछली होता है ना, तो इसका ऐसे पूंछ हुआ, ऐसे फिन्स होगा, आँख होगा। तो ये क्या होता है? दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो ये बडिंग होता है, बडिंग आपको दिखा रहे कैसे होता है। ये है हाइड्रा, यह है हाइड्रा भाई साहब। देखिए पहले पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा यहाँ पे छोटा सा कुछ निकला हुआ है, देखिए। फिर ये डेवलपिंग बर्ड है, ये बर्ड इसका निकल रहा है बाहर, ठीक है। फिर एक पूरा नया बर्ड निकल गया और ये इससे टूट के अलग हो गया, तो ये न्यू हाइड्रा हो गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 4 फेज होता है इसका, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें याद रखेंगे। हाइड्रा में प्रजनन किससे होता है? तो नवोदित से, बडिंग से। कछुए की समान आयु कितनी होती है? 200 से 300 वर्ष एक कछुआ जीता है, याद रखेंगे, 200 से 300 वर्ष एक कछुआ जीता है। नेक्स्ट चलते हैं, मछली के समूह को क्या कहा जाता है? बताइएगा। मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है, शोल या स्कूल कहा जाता है। डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को सेटासिन कहा जाता है, सेटासिन कहा जाता है, याद रखेंगे। ये सबको क्या कहा जाता है? सेटासिन।
नेक्स्ट है कि यदि मीठे जल की एक स्वस्थ मछली को खारे जल में रख दिया जाए तो उसके संभावतः परिणाम क्या होंगे कि मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, वो जी नहीं पाएगी, मर जाएगी। ठीक है, मीठे जल में जीने वाली मछली को आप खारे जल में ले जाकर रख देंगे, ऑफकोर्स वो मर जाएगी। एक स्तनपायी जीवधारी में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? स्तनपायी जैसे हम लोग हैं तो ये हम लोग में गैस का आदान प्रदान कैसे हो रहा है? एलोवेली के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट याद रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर सबसे बड़े स्तनपायी जीव कौन सा है? ये याद रखेंगे, ब्लू व्हेल है। हम लोग पहले भी पढ़ते थे बचपन में कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ी मछली है और सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थल पर सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल जीव कौन सा है? स्थल पर, पृथ्वी पर नहीं, स्थल पर मतलब सिर्फ लैंड पर। तो कौन है? तो ये एलिफेंट है। मैमल मतलब क्या होता है कि जो अपने बच्चों को जन्म देता है, सिर्फ बच्चे जन्म देता है, अंडा नहीं, बच्चा। ठीक है, जलीय जीवाणु को खाद्य स्रोत क्या होता है? जलीय जीवाणु, जो भी जल में जीवाणु है उसका खाद्य स्रोत क्या होता है? तो फाइटोप्लैंक्टन, याद रखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन, पादप पलवक। ठीक है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। 2-3 बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़े पंख फैलाव, मतलब जिसका विंग स्पेन ज़्यादा होता है, तो पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी कौन है? तो इसका नाम क्या है? फ्रिगेट बर्ड है। देखिए यहाँ पे इसका लगाई हूँ मैं, कितना खूबसूरत सा बर्ड है। देखिए इसका पंख देखिए, और ये जब फैला के उड़ेगा तो इतना बड़ा बड़ा उसका पंख हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फैलाव होता है पंख का, इसी का नाम है फ्रिगेट बर्ड। कितना खूबसूरत सा कलर में है, देखिए लग रहा है हंस रहा है पंछी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी पर ना उड़ सकने वाला सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग एवं सबसे छोटा पक्षी कीवी है। याद रखेंगे कौन सा है? सबसे छोटा कीवी है और सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। देखे होंगे आप लोग, जू में गए होंगे तो। नेक्स्ट है कि लाल कृमियों मतलब रेड वॉर्म्स में डैश नामक संरचना होती है। ठीक है, जो उसका भोजन पचाने में सहायता करती है। तो ये क्या होता है? ये ग्रहणी होता है, डिओडेनम होता है। ठीक है, लाल वॉर्म्स में। ठीक है, अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है? तो ये फूड वॉक्यूल्स में करता है। ठीक है, जैसे ऐसे है ना, ऐसे अमीबा होगा, कोई भी स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एक वॉक्यूल्स है। मान लीजिए यहाँ पे फूड है तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा, और ऐसे करके इसको ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसका अंदर आ जाएगा और यहाँ पे पाचन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि पैरामीशियम किस प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन करता है? कि पैरामीशियम किस प्रक्रिया के द्वारा करता है? तो बाइनरी फिजन, मतलब मान लीजिए एक पैरामीशियम है तो ये क्या करेगा? ये 2 में ऐसे टूट जाएगा, जैसे इसका एक धीरे धीरे ऐसे करके टूटेगा, ऐसे करके, फिर एक बार ऐसे हो जाएगा सीधे, मतलब होता नहीं, ये कट जाएगा और 2 रिप्रोड्यूस हो जाएगा, डॉटर सेल बना लेगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के किस प्रकार के जीव होते हैं? तो जिसमें ओपन सर्कुलेटरी से आपको दिखेगा कि उसका ब्लड चल रहा है, जैसे आपको दिखेगा तेलचट्टा में, कॉकरोच में उसमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन से किसके अंदर आता है? तो वो मोलस्का के अंदर आता है। मोलस्का के मुंह में पर भोजन को छीलने मतलब पील करने व कुतरने वाला अंग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो राडुला कहते हैं। ठीक है, रेडुला, याद रखेंगे इसको। अब देखिए ग्रासहोपर जो होता है, टिड्डा के कान उसके पेट पर स्थित होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कान उसके पेट पर स्थित होते हैं, इसलिए वो चारों ओर की ध्वनियों को आसानी से सुन सकता है। ठीक है, कान कहाँ होता है? उसका पेट पे होता है, और चारों ओर की जितने भी ध्वनि आते हैं, साउंड आते हैं, उसको आसानी से सुन सकता है। तितली बटरफ्लाई का कायांतरण का तीसरा चरण क्या है? तो मतलब जैसे बटरफ्लाई धीरे धीरे जो मतलब बनता है, तो उसका तीसरा चरण है प्यूपा। ठीक है, नेक्स्ट है कि डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ओरकास है, जिसे कहते हैं किलर वेल कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिथुन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं गायल या ड्रंग ऑक्स, मिथुन नामक पशु नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मैं आपको इसका फ़ोटो दिखा रही हूँ, मैं लगाई हूँ, ये देखिए,
ये ऐसा मिथुन है, ठीक है, भैंस टाइप का होता है ये। और ये क्या है, इसको FSSAI ने बोल दिया है कि इसका मीट खाने के लिए मतलब खाने युक्त है, इसको आप मार के खा सकते हैं। इसका मीट का यूनिक फ्लेवर होता है, इसके मीट में जो फैट का कंटेंट होता है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रोडेंटिया साइरस, ठीक है, रोडेंटिया साइरस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो इसको गिलहरी का है। गिलहरी तो आप लोग देखे ही होंगे, नॉर्मल है। एक कीट इंसेक्ट के वृद्धि और विकास के 4 चरण होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो अंडा होता है या भ्रूण होता है, जिसको हम अंडा कहते हैं। दूसरा में वो लार्वा बनता है। तीसरा में वो प्यूपा बनता है, यहाँ पे आपको बताया था ना, यहाँ पे प्यूपा, ठीक है, ये प्यूपा बनेगा। और चतुर्थ में वो वयस्क इमांगो बन जाएगा। जैसे कि अगर कोई तितली बन रहा है तो वो क्या होगा, सबसे पहले वो अंडा रहेगा, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बन जाएगा, फिर वो वयस्क तितली बन जाएगा, इमांगो कहते हैं उसको, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड कि कोशिका, सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसमें कौन कौन सा और भी सब मतलब उसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे, कौन उसका डिस्कवरी किया, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ नॉलेज इसमें से इंक्रीज हुआ है, और तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि इसका रीच बढ़े, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल नया है, बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो आई होप कि आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि सभी को फ़ायदा हो, ठीक है। सेल्फिश नहीं बनना, सभी को फ़ायदा करवाना है। तो बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, इसे बेल आइकन को हिट कर देंगे, क्योंकि अब ये जो भी ये मतलब आगे जो इसके वीडियोस आएंगे ये आते रहेंगे, अभी रुकेंगे नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले तक मैं ये सारा कंप्लीट करवा दूँगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो गलत ना हो, ठीक है। तब तक के लिए आप बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।